अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। तो सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी हम देखते हैं और इसके बाद अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी अगर हम बात करें तो सबसे पहला काज या इटियोलॉजी जो हमारे पास आ जाती है वो है आरबीसी की डिस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आरबीसी जो बन रहे हैं अब वो नॉर्मल नंबर में बन रहे हैं, हमारे बोन मेरो में कोई मसला नहीं है। ठीक है, हमारे हार्मोन्स में कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला कहाँ है? मसला आ रहा है कि आरबीसी नॉर्मल बन रहे हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अब इनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। अब उसके कौन कौन से काज हो सकते हैं तो वो अब इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहला काज है G6PD डेफिशिएंसी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी आरबीसीज की जो डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा होती है। वो क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये हमारे HMP शंट पाथवे में वर्क करता है, वहाँ से NADH या NADPH की जनरेशन करवाता है। जो हमारे पास NADH होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हमारा जो ग्लूटाथायोन है, ठीक है, ग्लूटाथायोन जो हमारे आरबीसीज के मेम्ब्रेन पे लगा होता है, सही है, ग्लूटाथायोन उसको ये रिड्यूस फॉर्म में रखता है, ये NADH। ठीक है, ये NADH उसको रिड्यूस फॉर्म में रखता है। और जब ये ग्लूटाथायोन रिड्यूस होती है तो हमारी जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो है वो महफूज होती है। सही है, तो उसको कोई फ्री रेडिकल्स डैमेज नहीं कर सकती अगर ग्लूटाथायोन जो है आरबीसी की मेम्ब्रेन पे वो रिड्यूस फॉर्म में है। और इसको रिड्यूस फॉर्म में रखने के लिए वी नीड NADH, और NADH सबसे ज़्यादा हमारे पास HMP शंट पाथवे में ही बनता है, और वो पाथवे नीड करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को। तो अगर किसी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो ये NADH नहीं बनेगा। NADH नहीं बनेगा तो जो हमारा ग्लूटाथायोन लगा हुआ है हमारी आरबीसी की मेम्ब्रेन पे वो जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहेगा, रिड्यूस नहीं हो सकेगा, और वो रिड्यूस नहीं होगा तो ये हमारे आरबीसीज की मेम्ब्रेन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डिफेंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमारी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, और ये आरबीसी जो हमारे पास यूजुअली बाइकॉनकेव डिस्क शेप होते हैं, ये इनका शेप इरेगुलर हो जाएगा, ये इनका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, और जब ये स्प्लीन से पास होंगे तो इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। वो कोर्स ऑफ बिलरोथ से पास नहीं हो पाएंगे, और वहाँ पे जो मैक्रोफेजेस हैं वो इनको फेगोसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो एक काज हो गया। उसके बाद आ जाएगी ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया। अब ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया में क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं हमारी आरबीसी के अगेंस्ट। ठीक है, हमारी खुद की एंटीबॉडीज़ हमारे खुद के आरबीसी के अगेंस्ट बनती हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज़ आकर हमारी जो आरबीसी है उसके मेम्ब्रेन पे आके अटैच हो जाती हैं, और फिर ये ऑप्शनाइज करवाती हैं हमारे आरबीसी को मैक्रोफेज से। ठीक है, तो फिर अब ये मैक्रोफेज और ये एंटीबॉडी डिपॉजिट किए हुए आरबीसी को इनकल्फ कर लेगा, और इस तरीके से हमारे पास आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। सही है। अब तीसरा कास है हमारे पास मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है कि जो हमारा पैरासाइट है प्लाज्मोडियम वो क्या करवाता है, वो ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है जो जाकर हमारे आरबीसी की डिस्ट्रक्शन करवा देता है। उसके बाद आ गई स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमारी स्प्लीन जो है वो नॉर्मल साइज से बढ़ जाती है। अब उसका कोई भी रीज़न हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो सकता है हमारे पोर्टल वीन जो है वो हाइपरटेंशन हो, जिसकी वजह से बैक प्रेशर आ रहा हो और हमारी स्प्लीन जो है कंजेस्टेड हो गई हो, बढ़ गई हो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि यूजुअली हमारे आरबीसी जो हैं वो 120 डेज़ के बाद हमारी स्प्लीन में जो है वो डिस्ट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब स्प्लीन क्योंकि बड़ी हो गई है तो हमारे
ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज उसमें टूटेंगे और यहाँ पे आरबीसी की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा है डीआईसी। डीआईसी क्या होता है कि डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, इसको हम हीमोलाइटिक एनीमिया में अच्छे से देखेंगे। इसमें क्या होता है कि ओवरऑल जो हमारी वेजल्स हैं बॉडी में सब में फाइब्रिन के स्ट्रेंट्स हो जाते हैं प्रोड्यूस। तो फाइब्रिन के स्ट्रेंट्स होते हैं तो जो वेसल का ल्यूमन है उसको क्लूड कर देते हैं, और जब वहाँ से हमारे आरबीसीज पास होते हैं तो वहाँ पे उन फिब्रिन स्ट्रेंट्स के बीच में कट हो जाते हैं और फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं। ऐसे ही हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है और थ्रोम्बिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है। इसमें क्या होता है कि थ्रोम्बस स्मॉल माइक्रो थ्रोम्बाई जो है ओवरऑल हमारी बॉडी के वेजल्स में बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वही कि आरबीसी जैसे ही पास होंगे ल्यूमन से, क्योंकि वो ल्यूमन नैरो होगा, वहाँ पे थ्रोम्बाई होंगे मल्टीपल, तो वो उनकी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो सकती है, वह फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दूसरा काज है हमारे पास हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस। अब इसमें क्या होता है कि हमारे आरबीसी जो नॉर्मल बाइकॉन्केव डिस्क शेप होते हैं इसमें स्फेयर शेप होंगे, ठीक है। स्फेयर शेप होंगे तो जैसे ही वो स्प्लीन से पास होंगे तो वहाँ से वो मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बाइकॉन्केव नहीं है तो वो सिक्वेस्टर नहीं हो सकेंगे वहाँ से, तो वहाँ पे वो फंस जाएंगे वहाँ पे छोटी छोटी वेजल्स में, और वहाँ पे जो मैक्रोफेजेस होंगे वो उनको इनकल्फ कर लेंगे और उनको डिस्ट्रक्ट कर देंगे, इनकी डिस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हेरिडेटरी इलेप्टोसाइट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि आरबीसी स्फेयर नहीं होते लेकिन पार्शियली स्फेयर होते हैं, यानी कि इलिप्टिकल साइज के आरबीसी होते हैं, यानी लेकिन ये भी कोई इनकी नॉर्मल शेप तो नहीं है जैसे बाइकॉन्केव डिस्क शेप होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो आरबीसी हमारी छोटी छोटी स्प्लीन की वेजल से पास होते हैं तो वो अपने आप को ट्विस्ट एंड टर्न करके उस वेजल से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि आरबीसी की शेप वैसी नहीं है, उनके पास ऐसी मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं है, तो फिर वो वहाँ पे फंस जाते हैं और मैक्रोफेजेस उनको इनकल्फ करते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब डिक्रीज प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, अच्छा ये था एक काज, एक इटियोलॉजी कि जिसमें आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही थी। अब यहाँ पे प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन वाला मैकेनिज्म नहीं है, ऑल ओवर बॉडी हमारी सही है, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई स्प्लीनोमेगली नहीं है, कोई डिफिशिएंसी किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि हमारे आरबीसी बन ही नहीं रहे बोन मेरो से। अब उसकी क्या क्या काज है, सबसे पहला और बड़ा काज है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया भी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या होता है कि एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, हमारा जो बोन मेरो है उसमें डिफेक्ट होता है, वो कोई भी सेल नहीं बना पाता, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो सब कहाँ बन रहे होते हैं, हमारे बोन मेरो में। लेकिन यहाँ पे बोन मेरो में ही डिफेक्ट आ गया तो बोन मेरो की सप्रेशन हो गई और बोन मेरो कोई भी सेल अब नहीं बना रहा, तो हमें सीवियर अनीमिया में चले जाएंगे और इस आने वाली अनीमिया को हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। फिर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं कि जो हमारे रेड आरबीसीज बनाने के काम आते हैं न्यूट्रिएंट्स, लाइक आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, ये सब हम अलग अलग पढ़ेंगे इनकी एनीमियाज। लेकिन यहाँ पे सिर्फ काज बता रही हूँ कि इसकी वजह से भी हमारी एनीमिया हो सकती है, क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो हमारी बॉडी में नहीं है, तो हमारी आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है वो नहीं होगी, अगर होगी तो वो नॉर्मल नहीं होगी। फिर आ जाते हैं हमारे पास सीलिएक डिजीज़ ना। सीलिएक डिजीज़ में क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टीन है और इंटेस्टिनल जो विलाए हैं उनकी एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उसमें एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी हो जाती है तो आपको पता है हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी टर्मिनल इलियम या इंटेस्टीन से जो है वो रीएब्जॉर्ब हो रहे होते हैं और हमारी बॉडी को मिल रहे होते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारे जो इंटेस्टीन है उसके विलाई ही नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, मेल एब्जॉर्प्शन होगी, और वही की न्यूट्रिएंट्स की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो हमारे आरबीसी भी नहीं बन पाएंगे। दूसरा है गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है कि हमारी जो स्टमक है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। फार किसी भी वजह से ये हो सकता है, मे बी उसको कोई कार्सिनोमा हो, ठीक है, मे बी कोई इतनी बड़ी अल्सर है जिसकी वजह से पूरा स्टमक ही उसका निकाल देते हैं पेशेंट का, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा आयरन जो है वो यहाँ से रीएब्जॉर्ब होने में, यहाँ से हमारा HCl जो है उससे हेल्प करता है, विटामिन C हेल्प करता है। फिर हमारे पास ये आ जाता है विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इंट्रिंसिक फैक्टर
फैक्टर पे डिपेंड करती है जो हमारे स्टमक से रिलीज़ होता है। तो इसमें भी यही होगा कि हमारा विटामिन B12, हमारा आयरन जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो इसमें भी हमारे पास अनीमिया होगी, यानी कि आरबीसी की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर आ जाता है हमारे पास क्रोनिक किडनी डिजीज़। अच्छा, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में क्या होगा कि आपको पता होगा कि हमारा एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोएटिन, जो क्या करता है कि हमारी जो किडनीज़ हैं वहाँ से वो रिलीज़ होता है और वो जाके बोन मेरो पे एक्ट करता है और वहाँ से हमारे आरबीसीज़ की प्रोडक्शन करवाता है। ये नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में क्या होता है कि एरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ नहीं हो रहा होता क्योंकि उनकी किडनी डिसफंक्शनल हो चुकी है। तो उसको फिर मेंटेन करने के लिए हम वो हार्मोन भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर वो हार्मोन दे रहे हैं तो फिर ये नॉर्मल फंक्शन होगा, वरना हमारी किडनी उसको उस पेशेंट की किडनी जो है वो उसको सिंथेसिस नॉर्मली नहीं कर सकेगी क्योंकि वो डिफेक्टेड है। तो इसमें हमारे आरबीसीज़ की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे ही क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, तो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में फिर से वही आ जाएगा आयरन का, कि आयरन लिवर में स्टोर होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्रोनिक लिवर डिजीज़ में क्या होगा कि हमारे पास आयरन नहीं होगा, विटामिन B12 नहीं होगा, फोलिक एसिड, ये सारी चीज़ें लिवर में स्टोर होती हैं। तो अब लिवर ही डिजीज़ है तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी और वही कि फिर आरबीसी हमारे नहीं बनेंगे। ऐसे ही हमारे पास थैलेसीमिया आ जाएगा। थैलेसीमिया में क्या होगा कि हमारे पास आरबीसी बनेंगे तो, लेकिन उनके जो चेन्स होती हैं ग्लोबिन चेन्स वो डेफिशिएंट होती हैं, तो जिनकी वजह से एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है। सही है। अब हम तीसरी ईटियोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं जिसकी वजह से एनीमिया होता है। तो उसमें है हमारे पास इंक्रीज ब्लड लॉस, ठीक है, कि हमारे बॉडी से ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से अब ब्लड में हमारे पास आरबीसीज होते हैं तो वो भी लॉस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एनीमिया डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हुकवॉर्म इन्फेक्शन। हुकवॉर्म क्या होता है कि ये हमारे इंटेस्टीन में इंटेस्टीन की जो स्मॉल वेजल्स हैं या विलाए हैं उनसे जाकर अटैच हो जाते हैं, ये एक पैरासाइट्स हैं और वहाँ पे जाकर वो सक करते हैं ब्लड को, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ब्लड वो सक करते रहते हैं किसी चाइल्ड में अगर हो तो उससे क्या होता है कि हमारे क्रोनिक जो है वो ब्लड लॉस हो रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास एनीमिक आ सकता है। फिर आ जाएगा जीआई ब्लीडिंग। जीआई ब्लीडिंग में हमारे पास अल्सर्स आ जाएंगी, सही है, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, या फिर परफोरेशन, या फिर वो अल्सर इतना बढ़ गया है कि उसने किसी आर्टरी वगैरह को परफोरेट कर दिया और वहाँ से ब्लीडिंग हुई और जो है वो हमारे पास एनीमिया डेवलप हो गया। फिर ट्रॉमा आ जाएगा। ट्रॉमा में क्या होगा कि सीवियर किसी को कोई ट्रॉमा आ गया तो वहाँ से ब्लीडिंग हुई बहुत ज़्यादा और वहाँ से फिर उसको एनीमिया डेवलप हुआ। ऐसे ही यूटीआई होते हैं। यूटीआईज में क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें क्या होता है कि बार बार हमारी एपिथेलियम जो है इरिटेट हो रही होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ब्लीडिंग हुई तो फिर ब्लड लॉस होगा और एनीमिया हो सकता है। ऐसे इसोफिजियल वराइसिस होती हैं जिसमें हमारी इसोफिगस की जो वीन्स हैं, ठीक है, वो डायलेटेड हो जाती हैं, टॉर्टस हो जाती हैं, और अगर वो क्या कहते हैं रिप्चर हो गई तो फिर जो है वो हमारी ब्लीडिंग होती है, वोमिटिंग में आती है और उससे ब्लड लॉस होता है और एनीमिया हो सकता है। ऐसी हेमरॉइड्स जो पाइल्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग हो रही होती है जीआई ट्रैक्ट से, तो उसमें भी हमारे पास एनीमिया हो सकती है। अब हम देखते हैं एनीमिया की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजी। तो सही है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी माइक्रोसिटिक एनीमिया। अब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे कि जो नॉर्मल MCV होता है हमारे पास, ठीक है, मीन कर्पस्क्यूलर वॉल्यूम, जो साइज़ होती है हमारे आरबीसी की नॉर्मल, वो होती है 80 to 100 फेमटोलीटर, सही है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर 80 से कम होगा तो वो हमारे पास माइक्रोसिटिक हमारे सेल होंगे, और अगर 100 से ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास क्या होंगे, मैक्रोसिटिक, यानी कि उनकी साइज़ इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम माइक्रोसिटिक की बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी एनीमिया होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी हीमोग्लोबिन इफेक्टेड, वो एनीमिया जिसमें हमारे हीमोग्लोबिन इफेक्टेड होगा, सही है, तो और या डिफेक्टिव होगा, सही है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास थैलेसीमिया आ जाएगा। थैलेसीमिया क्या है कि उसमें जो है हमारी ग्लोबिन जो चेन्स होती हैं वो जो है वो डेफिशिएंट होती हैं, सही है।
तो वो सारा आयरन सही होता है, आरबीसीज बन सही रहे होते हैं, लेकिन उनकी ग्लोबिन चेन में मसला होता है जिसकी वजह से वो आरबीसीज डिफेक्टेड हो जाते हैं, माइक्रोसिटिक हो जाते हैं, यानी कि उनकी साइज़ स्मॉल हो जाती है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन सही से नहीं होता। फिर डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस, अब हीम जो है वो नहीं बन रहा, इसमें ग्लोबिन्स नहीं बन रहे। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन 2 कंपोनेंट से बनता है, हीम और ग्लोबिन। थैलेसीमिया में हमारे पास ग्लोबिन चेन्स नहीं बन रही होती और दूसरी एनीमियाज में हमारे पास हीम नहीं बना होता। अब हीम किस किस में नहीं होता? एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, सही है। कुछ क्रोनिक डिजीज़ जैसे हमने बात की, क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक लिवर डिजीज़, तो उसमें आयरन नहीं होता, विटामिन B12 नहीं होता, तो हमारी हीम नहीं बन रहा होता सही से। ऐसे ही आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ गया या लेड पॉइजनिंग आ गया, सही है। तो ये सारे हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया में ही 4 आ जाएंगी, जिसको आप इस निमोनिक टेल से याद कर सकते हैं। थैलेसीमियाज, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, आयरन डेफिशिएंसी एंड लेड पॉइजनिंग एनीमिया, सही है। फिर हमारे पास नॉर्मोसिटिक आ जाएंगी। नॉर्मोसिटिक में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा MCV है वो सही होता है, नॉर्मल होता है, 80 to 100 फेम्टोलीटर होता है, लेकिन इसमें और मसला होता है, ठीक है। तो अब इसमें आ जाएंगी नॉन हीमोलाइटिक एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि इसमें RBC की जो साइज़ है वो सही है, शेप जो है वो सही है, और जो उनकी प्रोडक्शन है वो सब नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो नॉन हीमोलाइटिक एनीमिया की अगर हम बात करें नॉर्मोसिटिक में ही, तो वहाँ पे हमें जो रेटिकुलोसाइट्स इंडेक्स मिलेगा वो लो मिलेगा। अब ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसमें अर्ली की अगर हम बात करें, बाद में तो फिर वो माइक्रोसिटिक में आ जाएगी, तो अर्लियर हम नॉर्मोसिटिक में ही रखते हैं। फिर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ आ गई, एप्लास्टिक एनीमिया हमारे पास नॉन हीमोलाइटिक में आ गई, क्योंकि इसमें तो सेल ही नहीं बन रहे, तो हीमोलाइसिस कैसे होगी, क्यों होगी, सही है। फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गई और एक्यूट ब्लड लॉस या हेमरेज जो है उसमें नॉन हीमोलाइटिक एनीमिया होती है, यानी कि इसमें ब्लड या तो लॉस हो रहा है या फिर बन ही नहीं रहा, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की वजह से या फिर बोन मेरो के डिफेक्ट की वजह से या फिर क्रोनिक किडनी या किसी भी डिजीज़ की वजह से जो क्रोनिक हो, सही है। फिर अब हीमोलाइटिक की हम बात करें तो इसमें हाई रेटिकुलोसाइट्स इंडेक्स होगा। अब रेटिकुलोसाइट्स क्या है कि ये हमारी फ्रेश जो RBCs बनते हैं तो वो उनको हम रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि RBC बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं, तो हमारी किडनी ज़्यादा से ज़्यादा इरिथ्रोपोएटिन रिलीज़ कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारे जो बोन मेरो है वो बना रहा होता है ज़्यादा से ज़्यादा RBC, तो उसकी वजह से हमारा जो फ्रेश RBC हैं उनका काउंट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम रेटिकुलोसाइट इंडेक्स कहते हैं। फिर हीमोलाइटिक में हमारे पास ना 2 आ जाएंगी, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है हीमोलाइटिक में कि उसकी वजह से RBCs के जो अंदर का काज है जिसकी वजह से उनकी हीमोलाइसिस हो रही है, उनकी ब्रेक डाउन हो रही है, यानी कि काज RBC में अंदर ही है जिसकी वजह से उनकी ब्रेक डाउन हो रही है, तो हम उसको इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया कहेंगे। अगर RBCs के बाहर कोई काज है, ठीक है, ब्लड वेजल्स की वजह से हो रहा है, स्प्लीन की वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से RBCs की डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसको हम एक्सट्रिंसिक काज में रखेंगे, सही है। तो इंट्रिंसिक में या तो RBCs की मेम्ब्रेन में डिफेक्ट है या उसमें एंजाइम की डेफिशिएंसी या फिर हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं। अब मेम्ब्रेन में डिफेक्ट होगा तो उसमें क्या होगा कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस आ जाएगी हमारे पास, जो हमने बात की कि उसमें स्फेरिकल शेप्स RBCs होते हैं। फिर पैरोक्सिस्मल नेचुरल हीमोग्लोबिन्यूरिया आ जाएगा हमारे पास, उसमें क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना एंटीबॉडीज़ बनती हैं, कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं हमारे RBCs के साथ जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को सिस्टम को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, उसको अटैक नहीं करने देते हमारे RBC पे। तो यहाँ पे क्या होती है कि हमारे ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट, और वो फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इनहिबिट नहीं कर सकते। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इनहिबिटेड नहीं होगा, एक्टिवेटेड होगा, तो हमारे RBCs को क्या करवाएगा, उनकी डिस्ट्रक्शन करवाता है, जिसकी वजह से हमारे पास हीमोलाइसिस आ जाएगी, सही है। उसके बाद एंजाइम डेफिशिएंसी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, G6PD डेफिशिएंसी हो गई या पायरूवेट काइनेज डेफिशिएंसी हो गई, तो इसकी वजह से भी जो है हमारी RBCs की डिस्ट्रक्शन होगी। ऐसे ही हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं, उसमें क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया आ जाता है और हीमोग्लोबिन C डिजीज़ आती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि हमारे RBCs का जो शेप होता है वो सिकल शेप होता है, और जिसे स्प्लीन से वो
पास होते हैं तो वहाँ पे वो उससे स्मॉल वेजल से क्रॉस नहीं कर सकते और मैक्रोफेजेस उनको इनगल्फ कर लेते हैं, उनकी फेगोसाइटोसिस कर देते हैं। अब एक्सटेंसिक डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास ऑटो इम्यून्स हीमोलाइटिक एनीमियाज आ जाती हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं और फिर वो मैक्रोफेज उनको एंटीबॉडीज समेत फेगोसाइट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास मैक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें क्या होता है कि स्मॉल वेजल्स में जो हमने बात की थी कोएगुलेशन हो जाती है, फिब्रिन स्टेन्स आ जाती हैं या फिर थ्रोम्बाई स्मॉल माइक्रो थ्रोम्बाई फॉर्म हो जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इसीलिए हम इसको माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया कहेंगे। इन सबको हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया में ये सारे काजेस हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसे होता है ये सब। अभी सिर्फ ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ऐसे फिर मैक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया में क्या होगा कि हमारे पास बड़ी वेजल्स में आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होगी, इसलिए इसको मैक्रो एंजियोपैथिक का है। फिर इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उसमें फिर ये एक्सटेंसिक में आ जाएगा, एक्सटेंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया में। फिर आती है हमारे पास लास्ट मैक्रोसिटिक एनीमिया। इसमें क्या होगा, हमारे एमसीवी जो है वो लार्जर देन 100 फेम्टोलीटर होगा और इसमें हमारे पास दो आ जाएंगी, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और नॉन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अब अच्छा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा कि सेल जो है वो हमारे नॉर्मल जो साइज़ है उनकी उससे बड़े होंगे, तो उनको हम मेगलोब्लास्टिक कहेंगे। अब इसकी 2 काजेस हो सकते हैं, 3 में भी फोलेट डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और एरोटिक एसिड यूरिया, या फिर डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जिसमें हमारे पास फेनकोनी एनीमिया आ जाती है, जिसमें हमारे पास एंजाइम डेफिशिएंट होते हैं जो डीएनए को रिपेयर कर सके, तो डीएनए जो है वो डैमेज्ड होता है और हमारे आरबीसीज जो हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते। ऐसे ही नॉन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में हमारे पास डायमंड ब्लैक फेन एनीमिया आ जाएगी, लिवर डिजीजेज आ जाएंगी और वही क्रोनिक अल्कोहल ओवर यूज़ आ जाएगा। यहाँ पे लेवल लिखा हुआ है तो इसको आप सही कर दीजिएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।